गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, बहुत बहुत सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो क्या हाल चाल है? सही है, बढ़िया एकदम। हाँ, तो आज पार्टनरशिप करेंगे। पार्टनरशिप के ऐसे क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ, मैं अभी बच्चों को यहाँ पे भी बता रहा था। ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आप अगर खाली ये क्वेश्चंस कर लोगे तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी पूरी अच्छी हो जाएगी, जिसमें हर चैप्टर की कवरेज का क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में हमसे पूछता है। बाकी इसके अंदर PYQ क्वेश्चन भी है, RTP का क्वेश्चन भी है, MTP का क्वेश्चन भी है, और 2 क्वेश्चन लीक करवा के लाया हूँ आपके लिए स्पेशल। चलो करें फिर शुरू। तैयार हो? एक बार मुझे बता दो। ओके, चलो ठीक है, करें शुरू फिर। ठीक है, आओ फिर करते हैं शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1। चलो तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं धीरे धीरे। सारे क्वेश्चन जो हैं आज लगभग 10-12 नंबर के हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। द पार्टनरशिप डीड ऑफ ए फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर्स अल्फा, बीटा एंड गामा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बीइंग 2:1:1। तो 3 पार्टनर हैं, अल्फा, बीटा, गामा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। हुज फिक्स्ड कैपिटल आर 90,000, 36,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली, प्रोवाइड्स एज फॉलोज। चलो तो मेन चीज़ें आप मतलब हाईलाइट कर लेता हूँ मैं, तो आप फोकस करते रहना। द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम ऑन देयर फिक्स्ड कैपिटल, बट नो इंटरेस्ट इज अलाउड टू बी अलाउड ऑन अनड्रॉन प्रॉफिट और चार्ज ऑन ड्राइंग। तो मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कोई भी नहीं लेना। सेकेंड, अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द गुडविल ऑफ द फर्म will be valued at 2 years purchase of the average net profit after charging interest for 3 years up to 31 December preceding the death of a partner। ठीक है। थर्ड, the insurance policy of 75,000 each was taken in individual name of each partner। तो मतलब individual life policy। the premium was charged against the profit of the firm। ये लोग प्रीमियम को प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करते हैं। तो बताओ कौन सा वाला मुंशी है ये प्रीमियम को कहाँ से चार्ज करता है? एक्सपेंस, P&L से, तो पहला मुंशी है। बाकी द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी वॉज 20% ऑफ सम एश्योर्ड। अगर ये सरेंडर करेंगे अपनी पॉलिसी को तो कितने प्रतिशत मिलेगा? 20%। ठीक है। उसके बाद फोर्थ, अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर ही इज़ टू बी क्रेडिटेड विद हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट कैलकुलेटेड अप टू 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। ठीक है। फिफ्थ, द शेयर ऑफ पार्टनरशिप पॉलिसी एंड गुडविल बी क्रेडिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर एज ऑन 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। ठीक है। द पार्टनरशिप बुक्स इज टू बी क्लोज्ड एनुअली ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, तो कैलेंडर ईयर ये फॉलो कर रहे हैं। अल्फा डाइड ऑन 30 सितंबर 2024। तो अल्फा की मृत्यु हो गई 30 सितंबर को। द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज करंट अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2023 वॉज 15,000। ठीक है। फ्रॉम दैट डेट टू द डेट ऑफ डेथ ही हैड विड्रॉन 90,000 फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, ये उसकी ड्राइंग हो गई। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 18,000 वॉज डिस्कवर्ड ऑन 30 सितंबर। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 18,000 की पता चल गई। इट वॉज टू बी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट एंड इमीडिएटली पे ऑफ। इसको रिकॉर्ड भी कर लेंगे और फिर तुरंत पे ऑफ भी कर देंगे। ठीक है। द ट्रेडिंग रिजल्ट्स ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैड बीन एज फॉलोज। तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स हमको दे रखे हैं बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू ऑफ अल्फाज लीगल हायर। ठीक है, तो आपको अल्फा के मरने पर उसका अकाउंट बनाकर शो करना है। तो मतलब बताओ क्या प्रिपेयर करना है?
अल्फा का कैपिटल अकाउंट। हाँ, लेकिन जब आदमी मर जाता है फिर फिक्स्ड और करंट तो एक होके कैपिटल में ही बन आ जाएंगे ना, क्योंकि मर चुका ना अब तो ये व्यक्ति। बाकी नोट में कह रहा है कि इम्पैक्ट फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नॉट टू बी गिवन इन अर्लियर ईयर्स। चलो ठीक है, तो आओ मैं आपको करवा देता हूँ। तो सॉल्यूशन में तो आपको एक ही चीज़ बनानी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में तो आपको सिर्फ एक ही ढांचा शो करना है, अल्फाज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये आप सुंदर सुंदर बना लेना, क्योंकि मेन सॉल्यूशन है ना। तो ये आप कम से कम बना लो, 10 लाइन होगा। और डेट का कॉलम भी बना लेना, ताकि थोड़ी इज्जत बनी रहे। तो डेट, पर्टिकुलर्स, रुपी, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपी। ठीक है, बाकी वर्किंग नोट बना लेंगे जो भी लगेगा ज़रूरी है। चलो, तो पहला वर्किंग नोट क्या बनाएं? गुडविल, ठीक है। तो पहले हम गुडविल निकाल लेते हैं फटाफट। तो गुडविल के लिए एक बार देख लेते हैं। गुडविल के लिए उसने बोला था कि आपको पिछले, क्या बोला था, 3 साल का एवरेज लेना है और 2 ईयर्स की परचेज और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काट के। हाँ, तो पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जल्दी से 8% निकालो। $90,000, $36,000 और $24,000। तो 36 और 24 60, 60 और 90 1.5 लाख, 1.5 लाख का 8% 12,000 आएगा शायद। मतलब तीनों का मिला के इंटरेस्ट 12,000 आ रहा है, ठीक है। तो गुडविल निकालने के लिए आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट लेने हैं। तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट मतलब हो गए 2024 वाला, फिर 2023 वाला और 2022 वाला। तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट बता दो कितने हो गए। $67,410। फिर ये तो लॉस ही बन जाएगा, 36,960। और ये 2024 में, अच्छा उसकी 2024 में तो मौत हो रही है। हाँ, तो 2024 का में तो उसकी मृत्यु हो रही है, तो वो मत लेना। हाँ बिल्कुल सही। तो हमें तो प्रीसीडिंग 3 साल लेने, तो 2024 मत लेना। तो ये कितना आ रहा है, 76,020। ठीक है, तो ये तीनों का एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों का एवरेज निकाल लो। 76,020, लॉस 36,960 और 67,410 डिवाइड बाय 3। और 2 ईयर्स की परचेज है तो इंटू 2, 70,980। ठीक है,
तो गुडविल तो आ गई 70,980। एक बार चेक कर लो, यही आ रही है ना? तो 2021, 2022 और 2023, बाकी इस साल 2024 को तो वो मर रहा है 30 सितंबर को, ठीक है ना? तो इसीलिए हमें पिछले 3 साल के प्रॉफिट लेने हैं, 2021 के, फिर 2022 के और 2023 के, ठीक है? चलो अब गुडविल की जर्नल एंट्री कौन बच्चा सुनाएगा? अल्फा बीटा गामा 2:1:1 के पार्टनर्स हैं। तो गुडविल की जर्नल एंट्री क्या बन गई? बीटा कैपिटल अकाउंट डेबिट, गामा कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 अल्फा, ठीक है, ठीक है जी। तो अल्फा का शेयर निकालो, टू बाय 4, 35,490। तो 35,490 को 1:1 में बांट दो, 17,745। चलो ठीक है भाइयों बहनों, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ठीक है, चलो तो पहले हम इसको पोस्ट कर लेते हैं, आ जाओ। तो कर लूँ पोस्ट? चलो तो चलते हैं मेन खाते में, मेन सॉल्यूशन की तरफ। तो पहले तो डेट में 1 जनवरी 2024 लिख लो, बाय बैलेंस BD 90,000, और हाँ 31 दिसंबर को लिख लो। हाँ डेथ 30 सितंबर को ही है, लेकिन इसमें सब कुछ ईयर एंड पर कर रहे हैं हम, है ना? इसमें हम सब कुछ ईयर एंड पर कर रहे हैं, है ना? तो हम उसका पॉलिसी का पैसा, गुडविल का पैसा भी कब दे रहे हैं, उसको क्रेडिट कब कर रहे हैं, लिखा है इज़ टू बी क्रेडिटेड टू द डिसीज्ड पार्टनर ऑन 31 दिसंबर। तो हम मुंशीगिरी 31 दिसंबर को कर रहे हैं। तो बाय अल्फा यानी बाय बीटा और बाय गामा, और इसमें करंट अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है कविश भाई? करंट अकाउंट नहीं बनाते, अब तो पार्टनर मर गया ना बेचारा, तो अब उसके करंट अकाउंट को बनाने की ज़रूरत नहीं होती। बताओ फिर तो हम क्या करते हैं, बस उसका करंट अकाउंट का पैसा कैपिटल में ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो आपको 5,000 रुपये दे रखे थे ना करंट अकाउंट के, कितने दे रखे थे? 15,000। तो वो आप उसके कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, चलो तो कर देंगे वो भी, बट पहले ओके हो गया गुडविल की एंट्री। चलो अब दूसरी वर्किंग क्या निकालें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लेते हैं। तो ठीक है, तो आओ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ कितना आएगा? और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। तो कितना आ गया?
7,200 तो पूरे साल का है। तो पूरे साल का इंटरेस्ट देना है या खाली? तो पढ़ो ये वाला 4th पॉइंट कि जो भी उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगा वो कैलकुलेट किया जाएगा। देखो अप टू 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। तो डेथ चाहे कब मर्जी हो, कैलकुलेशन 31 दिसंबर तक की ही मिलेगी उसको। भाई मर गया ना वो व्यक्ति, तो ये लोग थोड़े दयावान पार्टनर्स हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम पूरे साल के ही देंगे, डोंट वरी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पूरे साल के ही दे देंगे 7200। ओके, अब शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकाल लो। चलो तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या बोला था? कुछ बोला भी था या नहीं? कहाँ दे रखा है? ठीक है, तो कितना प्रॉफिट कमाया फर्म ने, कहीं दे रखा था? अच्छा, 2024 में कमाए 40,410। ठीक है, तो 40,410 तो ये तो है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर आप इंटरेस्ट चार्ज कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 28,410। तो 2024 में 28,410 का उसका प्रॉफिट जो है, उसमें अल्फा का शेयर कितना है? 14,205। ठीक, तो ये भी पूरे साल का ही मिलेगा है ना, तो पूरे साल के दे देंगे 14,205। ठीक है जी, तो इन दोनों को पोस्ट कर लें पहले। चलो, तो इन दोनों को पोस्ट कर लेते हैं। तो 7200 का इंटरेस्ट और 14,205 का प्रॉफिट। तो 31 दिसंबर 2024 को क्या लिख सकते हैं हम? तो बाय आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हो या बाय आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हो। तो चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लो 7200, और शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या लिख लोगे? बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल सस्पेंस क्यों नहीं लिखना? क्योंकि हम तो ईयर एंड पर ही कर रहे हैं, तो हम तो ईयर एंड पर ही उसको प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं ना, साल के बीच में तो दे नहीं रहे। तो ये भी बात याद रखनी है। ठीक है जी, और बाकी वो 15,000 भी लिख देता हूँ, उसकी डेट लिख लेते हैं 30 सितंबर, जिस दिन वो मरा, बाय अल्फा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में थे ना 15,000 उसके, तो वो आप इसी में ट्रांसफ़र कर दो, कैपिटल में। चलो ओके हो गया, यहाँ तक सारी वर्किंग ओके। चलो अब क्या बनाएं और क्या वर्किंग करें? अब एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी 18,000 की, तो उसको कह रहा है पहले तो बुक्स में रिकॉर्ड भी करना है और फिर कह रहा है तुरंत हमने पे ऑफ भी कर दिया। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए क्या एंट्री बनेगी? हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो आपकी बुक्स में एक लाइबिलिटी आ जाएगी, तो आपका नुकसान हो गया। फिर तुरंत उसने कहा कि आपने ये लाइबिलिटी पे भी कर दी, तो लाइबिलिटी पे करने की एंट्री
लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो आपने लाइबिलिटी पे भी कर दी तुरंत। और रिवैल्यूएशन में क्योंकि 18,000 का लॉस आ गया तो ये अल्फ़ा बीटा गामा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अल्फ़ा डेबिट, बीटा डेबिट, गामा डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो 18,000 को बांट लो 9 45 45। ओके, तो खैर हमें तो खाली अल्फ़ा में पोस्ट करना है, तो अल्फ़ा में डेबिट साइड पे पोस्ट कर लेते हैं 9,000। ठीक है, तो क्लियर हो गया अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का भी खेल। तो डेबिट साइड में पोस्ट कर लेते हैं 31 दिसंबर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 9,000। बाकी एक ड्राइंग्स भी थी 30 सितंबर तक की, वो भी लिख लेते हैं। 2 ड्राइंग्स उसने दिया था ना कि उसने ड्राइंग करी थी 90,000 की, तो वो भी डेबिट में लिख लेते हैं। वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों करना, है ना। चलो, तो ये भी हो गया। और कुछ बच गया? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो गई। अच्छा, एक पॉलिसी भी तो बच गई, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, पहला केस है। अब एक आदमी तो मर गया 75,000 रुपये की पॉलिसी के साथ, और उसके दुख में बाकी दोनों अपनी पॉलिसी क्या करेंगे? सरेंडर करेंगे। तो सरेंडर करने पर मिलेगा 20%। तो निकाल लेते हैं वर्किंग नोट 5 में। कि पॉलिसी से कितना अमाउंट मिलेगा। तो जो मर गया अल्फा, उसका तो 75,000 ही मिलेगा, और बाकी दोनों सरेंडर करा लेंगे अपने दुख में 15 और 15। तो 1,05,000 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, डेट का कॉलम बना लेना पार्थ बाबू, 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो रिस्क नहीं लेना। तो 1,05,000 रुपये इनको मिल गए, तो वो तीनों के बीच में बट जाएंगे। तो अल्फा को कितना मिल गया? 52,500। ठीक है, तो बस इसकी भी एंट्री कर लेते हैं। तो पॉलिसी का पैसा मिल गया 52,500। तो जर्नल एंट्री वैसे तो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू अल्फा टू बीटा टू गामा, तो बस खाली अल्फा में पोस्ट कर सकते हैं बाय बैंक अकाउंट 52,500। ठीक है, चलो अब करो टोटल करके बैलेंसिंग फिगर आप निकालो। तो टोटल कितना आ रहा है? 2,14,395। और बैलेंसिंग 1,15,395। तो ये हम उसके कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? टू अल्फाज एग्जीक्यूटर अकाउंट, है ना, मतलब लीगल हायर कौन हो गया? एग्जीक्यूटर। टू अल्फाज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो क्लियर हो गया। तो ये डेथ का मतलब एक सुप्रीम क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी तो नहीं? सबको क्लियर हो गया? बताओ, ऑनलाइन की चीज़ तो क्लियर है भाइयों बहनों एकदम अच्छे से? कोई भी मन में डाउट तो नहीं? 1,15,395 सही आ रहा है बिल्कुल। बढ़े आगे? चलो, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, या चलो यहीं से आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। एक्मे एंड कंपनी इज़ अ पार्टनरशिप फर्म विद पार्टनर XYZ। तो 3 पार्टनर हैं XYZ, इनका रेशो है 10:6:4। 10:6:4 मतलब 5:3:2, ठीक है। फिर उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, तो बैलेंस शीट में तो आप नज़र मार लो, ये वो। बाकी एक रिज़र्व दे रखे हैं 60,000 के, ठीक है। इट इज़ म्यूचुअली एग्रीड दैट मिस्टर वाई विल रिटायर। वाई जो है वो तो रिटायर हो जाएगा फ्रॉम द पार्टनरशिप, एंड इन हिज प्लेस, और उसकी जगह लिखा है कौन आ जाएगा, पी नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा। चलो, तो ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है कि एक पार्टनर रिटायर हो जाता है और एक पार्टनर एडमिट हो जाता है 1 अप्रैल से। फॉर दिस पर्पज़ गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट ₹3 लाख, ठीक है। तो गुडविल की वैल्यू 3 लाख कर ली। बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 5% एंड 20%, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय वाई एट 45, ठीक है। प्रोविजन ऑफ 20% इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। चलो, तो ये तो हम कर लेंगे। इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म द टोटल कैपिटल विल बी 6 लाख विच विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मिस्टर XZ एंड P इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। तो 6 लाख को आप 2:1:1 में बांटो, 2:40, 2:40 और 1:20, ठीक है। तो ये इन तीनों की कैपिटल हो गई। और कह रहा है द सरप्लस फंड्स इफ एनी विल बी यूज्ड फॉर रीपेइंग द बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शेल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ठीक है। तो वो भी हम कर देंगे। बाकी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो 4 चीज़ें हमारी मेन सॉल्यूशन में बनानी है। चलो, तो पहले ढांचे बना लेते हैं, आ जाओ। तो 7 लाइन का बना लो रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद 12 लाइनों का बना लो बड़ा सा कैपिटल अकाउंट, चार पार्टनर्स हैं ना, X, Y, Z और P, है ना। तो कॉलमनर फॉर्म X, Y, Z और P, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट बना लो 12 लाइनों का। फिर क्या बोला था उसने एक बनाने को, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट तो आप 6 लाइन का ही बना लो, छोटा सा। और फिर उसके बाद बना लो बैलेंस शीट 1 अप्रैल वाले दिन, वो भी आप बना लो 12 लाइनों के आसपास। बाकी वर्किंग नोट नीचे कर लेंगे। तो वर्किंग नोट में मुझे लग रहा है कि बस हमें
गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना। तो XYZ का पुराना रेशो क्या दे रखा था? 5:3:2। ठीक है, तो X, Y और Z का पुराना रेशो था 5:3:2। और P का तो पुराना रेशो कुछ भी नहीं था, तो 0 लिख लेते हैं। अब आपको हमेशा सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर जो है उसका गुडविल में शेयर निकालना है। तो गुडविल आपको शायद 3 लाख दे रखी है, तो उसका शेयर कितना आ गया? 90,000। ठीक है, तो इसको तो निकाल के एक बॉक्स में बंद कर लो। ठीक है, अब X, Z और P का न्यू रेशो क्या दे रखा है? 2:2:1। तो 2/5, 2/5 और 1/5। इससे ये पता लगा लो कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस। X तो क्या कर रहा है? 10, 5 - 4, 1/10। तो पॉजिटिव आ रहा है, तो सैक्रिफाइस। और Z क्या कर रहा है? 2 - 4, तो Z गेन कर रहा है। और P का तो -1/5 आ ही जाएगा, तो वो भी गेन ही कर रहा है। ठीक है भाइयों बहनों, तो कोई टेंशन। तो अब गुडविल की एंट्री बनाने के लिए जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो आपने शेयर निकाला 90,000 है ना, तो सबसे पहले तो रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर दे दो, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर को तो आप क्रेडिट कर लो, है ना, उसको तो हमें उसका शेयर देना ही देना है। अब जो जो गेन कर रहे हैं उन्हें डेबिट कर लो, जो जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उन्हें क्रेडिट कर लो। तो गेन कौन कौन कर रहे हैं? Z और P। ठीक है, तो Z को भी डेबिट कर लो और P को भी डेबिट कर लो। और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? X। तो X सैक्रिफाइस कर रहा है, उसको क्रेडिट कर लो। तो दिस इज द लॉजिक। बाकी इनका अमाउंट निकालना वो बहुत सिंपल है। गुडविल को मल्टीप्लाई कर दो इनके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रिस्पेक्टिव शेयर्स से। तो Z का गेन कितना है? 2/10। P का है 1/5। तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा? 60,000। और X का था 1/10, 30,000। तो ये आपकी गुडविल की जर्नल एंट्री बन गई, जो हमें पोस्टिंग करने में मदद करेगी। तो क्लियर हो गया भाइयों बहनों? तो कोई भी डाउट गुडविल की एंट्री में तो नहीं है किसी को? चलो सही है। तो Z डेबिट 60,000, P डेबिट 60,000, 2Y 90,000, 2X 30,000। तो इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं, कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। तो Z को डेबिट कर लेते हैं 60,000 और P को डेबिट कर लेते हैं 60,000 और Y को क्रेडिट कर देते हैं 90,000 और X को क्रेडिट कर देते हैं 30,000। इधर लिख लेते हैं 2X एंड Y, इधर लिख लेते हैं बाय Z एंड P। तो आई होप गुडविल की एंट्री में आप संतुष्ट हैं? ठीक है, तो गुडविल की एंट्री तो हो गई, बस मेन यही वर्किंग चाहिए थी, बाकी तो सब नॉर्मली लग रहा है। चलो तो पहले
रीवैल्यूएशन कर लेते हैं फटाफट, है ना। तो गुडविल तो हो गया। अब बिल्डिंग को 5% और मशीन को 20% डेप्रीशिएट करना है। तो बिल्डिंग को 5% करो 30,000 और मशीन को 20% करो 78। ठीक है, तो कर लेते हैं फटाफट। 2 बिल्डिंग 30,000 और 2 मशीन 78। फिर इन्वेस्टमेंट कह रहा है 45 की हो गई जो टेक ओवर कर ली, तो इन्वेस्टमेंट 45 की हो गई, तो 9,000 का फ़ायदा बाय इन्वेस्टमेंट। और 20% उसने कहा था प्रोविज़न बनाना है फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविज़न 20% बनाओ। डाउटफुल डेट्स हैं 4,17,000 के, मतलब 4,17,000 का 20%, 83,400। ओके, ठीक है जी। तो अब देखो क्या उत्तर आ रहा है। ठीक है, और लॉस आ जाएगा 182,400। चलो ठीक है कृष्णा भाई, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही, अजीब सा तो नहीं लग रहा। तो 5:3:2 में बांटो। 91 200, 54 720 और 36 480। ओके, 54 720 और 36 480। ठीक है, तो 5:3:2 में। ठीक है जी। चलो, तो इस लॉस को रीवैल्यूएशन में चिपका देते हैं डेबिट साइड पर। टू रीवैल्यूएशन 91 200, 54 720 और 36 480। चलो, तो रीवैल्यूएशन का काम भी ख़त्म हो गया। बस बाकी तो अब बैलेंस शीट में देखते हैं इनकी कैपिटल क्या दे रखी थी तीनों की। 240, 60 और 90। तो इसको लिख लेते हैं बाय बैलेंस BD। 240, 60 और 90। फिर और क्या लिखें इसके अलावा? अच्छा, एक तो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली थी किसने? वाई ने। तो 2 इन्वेस्टमेंट और वाई में लिख लेते हैं 45। फिर बैलेंस शीट में एक रिजर्व भी था 60,000 का, तो उसको बांटो 5:3:2 में। तो 30,000, 18,000 और 12,000। ठीक है, और बाकी मुझे एक वो पॉइंट याद आ रहा है लास्ट वाला, टू बैलेंस CD, जो हमने निकाल लिया था। X की 240, Z की भी 240 और उसकी 120। तो देख लो भाइयों बहनों, यही थी फिगर। कहाँ से आई ये फिगर, एक बार दोबारा देख लो। टोटल कैपिटल है ना 6 लाख, जो X, Z और P में 2:2:1 में उसने कहा होगी। तो इसका मतलब 240, 240 और 120। ओके हो गया।
चलो तो बस मेरे ख्याल से और तो कुछ नहीं है। अब वाई तो रिटायरिंग पार्टनर है, उसका बैलेंसिंग फिगर निकाल के लिख लो। 2Y's लोन कितना 68 280 ओके, और टोटल 168। ठीक है, बाकी x का, z का और p का जो बैलेंस बचेगा वो देखो क्या बच रहा है। तो x अपने घर से कितने रुपए लाएगा? x का टोटल 331 200 में से माइनस करो 31,200, तो x तो अपने घर से लाएगा 31,200। ठीक है, z अपने घर से कितना लाएगा? z का बैलेंस 234 480। नहीं, सरप्लस तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो 2,34,480 और p का तो मैं ही बताऊंगा। p का तो p अपने घर से लाएगा 1,80,000। चलो, तो येलो कलर की तीनों फिगर से आप संतुष्ट हो? येलो कलर की तीनों फिगर समझ आ गई कैसे आ रही है बैलेंसिंग फिगर? ठीक है, चलो, तो ये तीनों जने अपने घर से इतने रुपए लाएंगे, तो इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। कहाँ करेंगे? बैंक में। तो 2x, x लाएगा 31,200, 2z, z लाएगा 234,480 और 2p, p लाएगा 1,80,000। बाकी कोई 2 बैलेंस bd होगा तो बता दो, एक बार देखने चला जाऊँ ऊपर। 2 बैलेंस bd है कोई? बैंक का बैलेंस तो नहीं है। अच्छा, लेकिन उसने कहा था कि बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर देना 1,32,000, तो 2 बैलेंस bd तो कुछ नहीं है। हाँ, तो बाय मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट ही लिख लेता हूँ। चलो, 1,32,000 पे कर देंगे। तो अब गल्ले में कितना बचा? 3,13,680। ओके, तो क्लियर है भाइयों बहनों? बैलेंसिंग फिगर है ना। तो बैंक ओवरड्राफ्ट पे हो गया और अब हमारे पास बैंक में बैलेंस बच गया 3,13,680। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, डाउट? क्लियर है बिल्कुल? चलो, अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में पहले तो बैंक बैलेंस लिख लेता हूँ, 3,13,680 है ना जो आया। लैंड तो 30,000 एज इट इज़ चेप लेता हूँ। बिल्डिंग 6 लाख में से 30,000 कम हो गई, 570। मशीन भी कम होकर बचेगी 3,12,000। फर्नीचर वही सेम चेप लेता हूँ 129। इन्वेंट्रीज भी वही सेम चेप लेता हूँ 3,90,000। बाकी ट्रेड रिसीवेबल आप बताओ कम करके।
4,17,000 के थे, 4,17,000 में से 83,400 माइनस 3,33,600। ओके, ठीक है जी। बाकी इन्वेस्टमेंट टेक ओवर हो गई थी, वो नहीं लिखनी। अब लाइबिलिटी में लिख लेते हैं जो जो चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो वाई का लोन 68,280, एक्स की कैपिटल 240, जेड की कैपिटल 240, पी की कैपिटल 120। बाकी लाइबिलिटी में तो मुझे लग रहा है हमने कोई चेंज नहीं करा था, कोई रीवैल्यूएशन नहीं था, तो लॉन्ग टर्म डेट्स तो एज इट इज़ शेप लेते हैं 9 लाख के। रिजर्व्स हम बांट चुके तो वो मत लिखना। ट्रेड पेबल एज इट इज़ शेप लेते हैं 5,10,000 बस। अब दोनों साइड 20,78,280 दोनों साइड का 20,78,280। ओके, चलो ठीक है। तो ये आ रहा है जी बैलेंस। तो ये हो गया अपना 10 नंबर का एक और मज़ेदार क्वेश्चन, एडमिशन कम रिटायरमेंट। तो डेथ का क्वेश्चन हो गया, एडमिशन कम रिटायरमेंट का भी हो गया। तो कर लो आराम से, फिर बताओ क्लियर है ऑनलाइन के चीज़ तो यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से। चलो, तो 50 मिनट में 20 नंबर के तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए लगभग। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरी है, ये तो 100%। चलो तो पढ़ते हैं जी, इसमें क्या कह रहे हैं। नेपट्यून, जुपिटर और वीनस और प्लूटो, अच्छा 4 लोग हैं। तो नेपट्यून, जुपिटर, वीनस और प्लूटो 4 लोग हैं। कैरिंग द बिजनेस इन द रेशियो 3:2:1:1। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 30 अप्रैल। ठीक है, तो उनकी बैलेंस शीट पे एक नज़र मार लो ऊपर से। तो कैपिटल है जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये वो, ठीक है। द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 4,000, ठीक है। क्रेडिटर्स ऑफ फर्दर 12,000 हैड टू बी मेट, ओके। जनरल रिजर्व अनलाइक कैपिटल रिजर्व वॉज बिल्ट अप बाय अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, वो तो हमें भी पता है। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ, अब करना क्या क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, 3 ढांचे बनाने हैं। एज्यूमिंग कह रहा क्या हो गया, वीनस इंसॉल्वेंट हो गया जी, ओके, और उसकी स्टेट से कुछ भी नहीं मिला। तो गार्नर वर्सेस मरे का कह रहा है नियम लगाना है। चलो तो पहले 3 ढांचे बनाते हैं, फिर लगाएंगे गार्नर वर्सेस मरे में। जज साहब का अगर आपको याद हो 2 बातें कही थी ना जज साहब ने, हाँ, कि इंसॉल्वेंसी लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर्स जो होंगे वो कैपिटल रेशो में लेकर आएंगे, और दूसरा जो भी रियलाइजेशन लॉस होगा वो घर से लाएंगे सॉल्वेंट पार्टनर्स। चलो तो खैर करके देख लेंगे। तो पहले तो ढांचा बनाओ, 15 लाइनों का तो बना लो। रियलाइजेशन अकाउंट है ना, ये तो बहुत बड़ा बनेगा। हाँ, गार्नर वर्सेस मरे तो बिल्कुल आता है एग्ज़ाम में। ये मत पूछो, एक बच्चा कह रहा है सर गार्नर वर्सेस मरे एग्ज़ाम में आता है क्या। आप ये क्वेश्चन लिखो, ये एग्ज़ाम में आपके आ रहा है। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने बड़ी मुश्किल से आपके लिए लीक करवा के निकलवाया है कि इस बार कौन सा आ रहा है। तो ये वाला तो आ ही रहा है।
चलो तो 4 पार्टनर्स का वो बना लो। क्या नाम है पार्टनर के? नेपट्यून, जुपिटर, वीनस, प्लूटो। ठीक है। और एक बना लो बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट अब नॉर्मल 8 लाइनों का बना लो। बाकी कुछ वर्किंग नोट करना पड़ेगा या सब हवा में ही कर लेंगे? बस एक, हाँ, वो छोटा सा वो लॉस का वो करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी तो वैसे सब हवा में ही हो जाएगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट लिख लेते हैं, हेडिंग कुछ करना होगा तो कर लेंगे। चलो जी, तो कहाँ से करें पहले शुरू? पहले बैलेंस शीट खाली करते हैं। ठीक है, तो प्रीमाइसेस, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, इन चारों को तो रियलाइजेशन में लिख लेते हैं। तो प्रीमाइसेस, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर। प्रीमाइसेस 120, फर्नीचर 40, स्टॉक 1 लाख और डेटर्स 40। ठीक है, उसके बाद दे रखा है बैंक 8000 और वीनस और प्लूटो 10 और 12। तो बैंक को तो कहाँ लिखोगे? बैंक में टू बैलेंस BD 8000 और वीनस और प्लूटो दे रखे थे 10 और 12। तो वीनस और प्लूटो कहाँ लिख लें? कैपिटल अकाउंट में 10 और 12, टू बैलेंस BD। तो ठीक है भाइयों बहनों, कोई दिक्कत तो नहीं? तो पूरी एसेट साइड खाली हो गई। चलो अब चलते हैं लाइबिलिटीज़ को खाली करने। तो लाइबिलिटीज़ खाली कर देते हैं, आ जाओ। कहाँ हैं लाइबिलिटीज़? ये रहीं। तो कैपिटल दे रखी है नेपट्यून 1 लाख, जुपिटर 60,000, जनरल रिजर्व 56 और कैपिटल रिजर्व 14। ठीक है, तो पहले इन चारों को खाली कर लेते हैं। 1 लाख, 60, 56 और 14 कहाँ लिखेंगे? बाय बैलेंस BD नेपट्यून 1 लाख, जुपिटर 60,000, जनरल रिजर्व कितना है? 56,000। चलो तो बाटो 56,000 को, 56,000 को 3:2:1:1। ठीक है, 24, 16, 8, 8। ओके, और कैपिटल रिजर्व है 14,000 का। छः, 4, 2, 2। तो रिजर्व चाहे जोन सा भी हो, चाहे कैपिटल रिजर्व हो, चाहे रेवेन्यू रिजर्व हो, मतलब जनरल रिजर्व, वो आपके पार्टनर्स में ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो उसने बस ऐसे ही ड्रामा करने के लिए दिया है, बच्चों को डराने के लिए। तो जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, रिजर्व तो रिजर्व है, वो हम पार्टनर्स में ही बांट देंगे। उसके बाद क्रेडिटर 20 और लोन 80। तो क्रेडिटर 20 और लोन 80,
ये दोनों आउटसाइड लाइबिलिटी हैं, इसलिए एक छोटा सा आदमी बना रहा हूँ सिंबॉलिक, ताकि याद रहे। चलो ठीक है जी। अब नीचे दे रखा है द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर, तो जोड़ो कैलकुलेटर पर। हाँ, ईपीएफ तो वो है आउटसाइड लाइबिलिटी। 1,90,000, ठीक है, तो बाय बैंक लिख लूँ 1,90,000, और इसकी क्रॉस पोस्टिंग बैंक अकाउंट में कर लेता हूँ। टू रियलाइजेशन 1,90,000। उसके बाद फिर सेकंड दे रखा है एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 4,000, 4,000 के खर्चे पे हो गए, और फर्दर क्रेडिटर ऑफ 12,000 हैड टू बी मेट, और क्रेडिटर और आपको एक्स्ट्रा 12,000 भी पे करने पड़ गए। तो सारी पेमेंट इकट्ठे ही जोड़ लो। 20,000 के क्रेडिटर जोड़ो, 80,000 का लोन जोड़ो, 1,00,000, और 4,000 के खर्चे भी जोड़ लो, 1,04,000, और 12,000 एक्स्ट्रा क्रेडिटर भी जोड़ लो, 1,16,000। तो टू बैंक लिख लूँ 1,16,000। तो ठीक है भाइयों बहनों, कोई तकलीफ तो नहीं। और इसकी क्रॉस पोस्टिंग बैंक अकाउंट में भी कर लेंगे बाय रियलाइजेशन 1,16,000। चलो तो बहुत बढ़िया हो गया, बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन तो, है ना। रिजर्व का पॉइंट बेकार है, वो तो इन्फॉर्मेशन है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। चलो तो सारी बातें हो गई, तो अब निकालो लॉस पॉस क्या आ रहा है। कितना आ रहा है लॉस? 1,26,000। ओके, तो बांटो चारों में, नेपट्यून, जुपिटर, प्लूटो, नहीं वीनस और प्लूटो। 3:2:1:1। 54, 36, 18, 18, 54, 36, 18, 18। एक बार देख लो, यही है क्या? चौवन, 36, 18 और 18। ठीक है, तो इसको नीचे कैपिटल में चिपका लेते हैं। तो रियलाइजेशन का लॉस आ गया 54, 36, 18, 18, 54, 36, 18 और 18। ठीक है, चलो तो पहले यहाँ तक आप बिल्कुल संतुष्ट हो, कोई टेंशन तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब गार्नर वर्सेस मरे आपको सिखा देते हैं, तो आप ध्यान से सीखिए। पहले तो कौन हुआ इंसॉल्वेंट? वीनस। ठीक है, तो वीनस को नीला कलर कर देते हैं ताकि याद रहे कि ये तो इंसॉल्वेंट हो गया। तो अब गार्नर वर्सेस मरे का रूल क्या है वो सीख लो अच्छे से। जज साहब ने क्या कहा? सबसे पहले तो जज साहब ने कहा कि भैया देखो, जो भी पार्टनर्स हैं, नेपट्यून है ना, जुपिटर, अब वीनस तो इंसॉल्वेंट हो गया, उसको छोड़ दो, और प्लूटो, तुम तीनों रियलाइजेशन लॉस जो है वो क्या करोगे? घर से लेकर आओगे। वेरी गुड। तो घर से पैसे लाने की जर्नल एंट्री क्या बन गई?
बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ, टू पार्टनर्स कैपिटल। तो बस वीनस को छोड़कर जो बाकी तीन है, नेपट्यून, जुपिटर और प्लूटो, ये अपना अपना रियलाइजेशन लॉस जो है ये घर से लेकर आ रहे हैं। तो आप इस पोस्टिंग से संतुष्ट हैं जी? तो कर लो, आप भी ये पोस्टिंग कर लो पहले। तो ये जज साहब का रूल 1 आपने फॉलो कर लिया। तो रियलाइजेशन लॉस जो होता है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स अपने घर से लेकर आते हैं। इसकी क्रॉस पोस्टिंग भी कर लेते हैं। 2 नेपट्यून, 2 जुपिटर और 2 प्लूटो। 54, 36 और 18। चलो, तो जज साहब की आपको पहली रूलिंग ओके हो गई, कोई टेंशन तो नहीं। चलो, अब दूसरी रूलिंग निकालते हैं। अब जज साहब ने कहा कि भाई जो इंसॉल्वेंट हो गया, तो वीनस जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया बेचारा। तो वीनस का इंसॉल्वेंसी वो देखो कि कितने रुपए बेचारे वीनस के रह गए, 18,000 रुपये, है ना। 28 - 10, 18,000 रुपये। तो अब यहीं से लड़ाई शुरू हुई थी। मुद्दा यही था कि ये 18,000 रुपये कौन लाएगा, है ना, याद आ गया। तो वीनस के इंसॉल्वेंट होने पर लॉस है 18,000 का। तो बस अब यही मुद्दा है कि ये इंसॉल्वेंसी के 18,000 रुपये कौन लाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर भी इंग्लिश लिख लेता हूँ। तो जज साहब ने कहा था कि भैया ये 18,000 रुपये जो हैं, ये जो भी सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं और जिन जिन का भी क्रेडिट बैलेंस होगा इन कैपिटल अकाउंट, है ना, और वो भी जस्ट बिफोर डिसॉल्यूशन, ये भी था इंग्लिश अगर आपको याद हो। तो वो पार्टनर लेकर आएंगे, और वो भी किस रेशो में, कैपिटल रेशो में। तो ये जज साहब ने इंग्लिश में कहा था। चलो, तो पहले तो ढूंढते हैं सॉल्वेंट पार्टनर कौन कौन है, जिन जिन का क्रेडिट बैलेंस है। तो नेपट्यून का भी क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, है ना, फिलहाल। जुपिटर का भी क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। प्लूटो का भाइयों बहनों, ओ माय गॉड, प्लूटो का तो डेबिट बैलेंस आ रहा है, उधर बच रहा है बैलेंस 2,000। तो प्लूटो का बैलेंस अगर आप देखोगे तो प्लूटो का बैलेंस तो क्या बच रहा है, डेबिट बैलेंस बच रहा है। ओके भाई, क्लियर हो गया सबको? चेक कर लो, प्लूटो का बैलेंस, कौन सा बैलेंस बच रहा है, डेबिट बैलेंस 2,000 बच रहा है ना। तो प्लूटो, तो इसका मतलब बेचारा खुद ही डेबिट में है। प्लूटो तो बेचारा खुद ही अपने घर से 2,000 अपने लेकर आ रहा है। तो पहले प्लूटो का लिख लेता हूँ, 2 प्लूटो 2,000। तो बेचारा प्लूटो तो खुद डेबिट बैलेंस में है। ओके हो गया जी? तो मैं नीचे लिख देता हूँ, तो प्लूटो जो है उसका तो डेबिट बैलेंस है। तो जज साहब ने कहा प्लूटो तुम रहने दो, तुम अपने पैसे ले आओ, 2,000 वही बहुत है, तुम मत लाओ। तो ओके हो गया, तो प्लूटो नहीं लाएगा पैसे। तो कौन दोनों लाएंगे अब? तो वीनस तो इंसॉल्वेंट है, हाँ, वो नहीं लाएगा ना। वीनस का ही तो पैसा कौन लाएगा? बचा कौन कौन? नेपट्यून और जुपिटर। तो अब हमें इनकी कैपिटल देखनी है क्या है जस्ट बिफोर डिसॉल्यूशन, है ना, कि इनका कैपिटल बैलेंस क्या है, वो भी जस्ट बिफोर डिसॉल्यूशन। ठीक है, तो एक बार पूरी इंग्लिश लिख लेता हूँ। नेपट्यून और जुपिटर का कैपिटल बैलेंस क्या है जस्ट बिफोर डिसॉल्यूशन, मतलब डिसॉल्यूशन से पहले।
तो नेपट्यून का कितना है? 1,30,000 क्या जोड़ा? मतलब बैलेंस बीडी तो 1,00,000 ही था। अच्छा, जनरल रिजर्व और वो 6,24, ठीक है। तो जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व ओके, 1,30 तो हो गया नेपट्यून और जुपिटर 60 और 16 जनरल रिजर्व और 4 कैपिटल रिजर्व। तो ये वैसे आप हवा में भी कर सकते हो, लेकिन मैंने समझाने के लिए लिख कर लिया 80,000। बाकी इसमें डिसोल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं देना। डिसोल्यूशन का इफेक्ट का मतलब है अब इसमें रियलाइजेशन लॉस वॉस वो सब चीज़ें नहीं जोड़नी घटानी। तो बस हमें खाली उतना बैलेंस देखना होता है जो डिसोल्यूशन से जस्ट पहले है। ठीक है ऑनलाइन के चीज़ तो डिसोल्यूशन से जस्ट पहले बैलेंस जो होता है वो सिर्फ ये होता है, ये। बाकी जो डेबिट में लिखा है लॉस वो तो डिसोल्यूशन का इफेक्ट हो गया, वो नहीं लेना। तो जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन उनका बैलेंस है कितना? 1,30 और 80। तो क्या रेशियो बन गया? 13:8। ठीक है, 13:8। तो अब इंसॉल्वेंसी लॉस को, इस 18,000 को 13:8 में बांटो। ठीक है, तो नेपट्यून का आएगा 11,143 और जुपिटर का 6857। ओके, तो ये जर्नल एंट्री लिख लो भाइयों बहनों अपने समझने के लिए। तो एक तरह से नेपट्यून लाएगा 11,143 रुपये, जुपिटर लाएगा 6,857 रुपये और वीनस के 18,000 रुपये की भरपाई हो जाएगी। तो ये जज साहब ने रूल नंबर 2 दिया था। तो आई होप आपको रूल नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। तो इसकी पोस्टिंग कर लेंगे अब कैपिटल अकाउंट में। तो नेपट्यून डेबिट, जुपिटर डेबिट टू वीनस। ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ गया गार्नर वर्सेस मरे का रूल? चलो, तो इसकी पोस्टिंग करने चल लेते हैं। ऊपर खाते में कर लो आप फटाफट। तो नेपट्यून डेबिट कर लो 11,143, जुपिटर डेबिट कर लो 6,857 और टू वीनस यानी कि बाय नेपट्यून बाय जुपिटर 11,143 और 6,857। तो वीनस की तो भरपाई हो गई। बाकी अब नेपट्यून और जुपिटर का देख लो क्या बैलेंस बच रहा है। ठीक है, तो नेपट्यून का तो आएगा 1,18,857 और जुपिटर का आएगा 73,143। ओके, ठीक है। तो पहले एक बार टोटल लिख लूँ, 184 और 116। तो इसका मतलब नेपट्यून तो विड्रॉ कर लेगा 1,18,857 रुपये और जुपिटर विड्रॉ कर लेगा 73,143 रुपये। तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं बैंक अकाउंट में। बाय नेपट्यून 118,857 और बाय जुपिटर 73,143। बट क्लियर हो गया? तो सबको समझ आया? तो टोटल करके देख लो बैंक अकाउंट का, दोनों साइड का 3,08,000। ओके, 3,08,000। ठीक है, तो बस टैली हो गया। तो बहुत बढ़िया हो गया जी ये तो।
चलो तो 20 मिनट में लगभग हमारा एक और 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया, गार्नर वर्सेस मरे डिसोल्यूशन। बट समझ आ गया अच्छे से? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्नर वर्सेस मरे बिल्कुल इस बार आ सकता है, 100% चांस है। तो इसमें बस जज साहब की 2 बातों का आपको पालन करना है। ओके, चलो तो बताओ ऑनलाइन की चीज़ तो क्लियर है भाइयों बहनों, बिल्कुल अच्छे से, कोई टेंशन दिक्कत परेशानी? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन जो है वो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग को शांत करने के लिए, लेकिन वो भी है तो एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। चलो तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है? द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ क्रिश एंड बाला। तो 2 पार्टनर्स हैं, क्रिश और बाला, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। 3:2 में ये प्रॉफिट बांट रहे हैं। तो एक बार नज़र मार लेते हैं। इनकी बैलेंस शीट में जनरल रिज़र्व है 30,000 का, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिज़र्व है 10,000 का, ठीक है। बाकी सब तो नॉर्मल। ईपीएफ क्या होता है? हाँ, वो तो आउटसाइड लाइबिलिटी होती है ना, तो इसको देख के आप उतावले क्यों हुए? ऐसे तो क्रेडिटर को देख के भी बच्चा उतावला हो सकता है, ओ क्रेडिटर, तो ईपीएफ मतलब क्रेडिटर, तो उससे हमें कोई उतावला नहीं होना। तो हमारे उतावले होने के लिए बस 3 चीज़ें हैं, एक तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और एक जनरल रिजर्व। बाकी फिर लिखा है ऑन द एडमिशन ऑफ शोभा। तो नई पार्टनर शोभा एडमिट हो गई फॉर 1/6 शेयर, इट वॉज डिसाइडेड। तो ये सब तो आप कर ही लोगे, पॉइंट 1, 2, 3, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा दो, स्टॉक बढ़ा दो, प्रोविज़न बढ़ा दो, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 8,000, शोभा 25,000 रुपये कैश लेकर आई, और शोभा अपना गुडविल का शेयर 12,000 रुपये भी लेकर आई। तो ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल और बैलेंस शीट। चलो तो मैं इसकी फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन की। तो पहले आप फ़ोटो ले लो, इतनी फ़ोटो ले लो, शॉट 1। ठीक है, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, इट इज़ अ PYQ, 10 नंबर का एग्ज़ाम में आया है। ले लिया शॉट 1। उसके बाद आप ले लो शॉट 2। ले लिया शॉट 2, और बस लास्ट शॉट भी ले लो, चलो अगर लेना है तो, या ये मैं स्क्रीन पर ही लगा देता हूँ ये तो। चलो ठीक है, तो ये मैं स्क्रीन पर ही छोड़ देता हूँ आपके लिए। चलो तो ये आप, मेरे को लगता है 10 मिनट में भी कर सकते हो। ठीक है, तो करके देखो एक बार, फिर आपसे आंसर डिस्कस कर लूँगा। तो कुछ बच्चे तो कह रहे हैं हो गया, लेकिन मैं भी तब तक चलो ढांचे ढूंचे बनाता हूँ, फिर आपसे पूछ के करूँगा। तो मैं पर्टिकुलर नहीं लिखूँगा, मैं खाली वो लिख लेता हूँ। बाकी 3 चीज़ें बनेंगी इसमें, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना, 3 पार्टनर्स हैं।
कृष, बाला, शोभा। और बैलेंस शीट। ठीक है, हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो। बाकी एग्ज़ाम में कोशिश करना शॉर्ट फॉर्म ना ही यूज़ करो तो अच्छा है ना। तो एग्ज़ाम में पार्टनर के नाम आप शॉर्ट में लिखोगे या पूरे लिखोगे? भाई ज़िंदगी में एक बार फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना है, उस एक बार ज़िंदगी के एग्ज़ाम में एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें पूरा नाम लिख दो, क्या हर्ज है ना। तो इतना सोचना क्या। तो एग्ज़ाम में आप कोशिश करना किसी भी तरह का शॉर्ट फॉर्म, किसी भी तरह का मतलब ये सब प्रयोग ना ही करो तो अच्छा है। चलो पूछ लूँ अब आपसे सारा खेल। चलो तो मैं फिगर वो पर्टिकुलर नहीं लिखता, फिर बस खाली वो मुद्दे की बातें बताना। तो रीवैल्यूएशन में क्या क्या फ़ायदा लिखा? लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, 5000 और स्टॉक, ठीक है, और डेबिट में नुकसान प्रोविज़न 1500, ठीक। तो आपका कितना गेन आ गया? 7000। तो ये सही है सबका? ठीक है। तो इसको कृष और बाला के बीच में बांट दिया, 4200 और 2800। चलो तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? ओके। चलो अब कैपिटल अकाउंट अब बताओ बड़ी सावधानी से, ये इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो बैलेंस बीडी लिख लिया होगा 25 और 15। फिर शोभा कितनी कैपिटल लाई बाय बैंक? बाय बैंक 25 और 12 गुडविल भी तो लाई, तो 37। यही लिखा है ना, 25,000 कैपिटल लाई और 12,000 गुडविल लाई, यही लिखा था ना। उसके बाद अब बताओ वो गुडविल की बंटवारे की एंट्री क्या करी? ठीक है, 7200 और 4800, ठीक है। तो जो 12,000 रुपये थे वो बेसिकली आपने के और बी को दे दिए, है ना। 7200 और 4800, तो यही है सबका गुडविल का बंटवारा। ठीक है, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2। चलो तो ये क्लियर है। बाकी जनरल रिजर्व बांट दिया होगा 18,000 12,000, ठीक है। WCR 4800 और क्यों खाली 2,000 ही तो बचा था? 10,000 में से 8,000 का तो क्लेम था, सिर्फ 2,000 बचेगा जो बांट देंगे। बाकी एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर था 2400 और 1600। चलो तो बताओ पहले सारी पोस्टिंग से आप संतुष्ट हो या कुछ अजीब सा लग रहा है? और रिवैल्यूएशन कहाँ, वो भी लिखना है जी। गेन वो कितना था? 42 और 28, ठीक है। तो बताओ कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग आपकी और मेरी सेम है या कुछ अजीब तो नहीं है आपकी, या कोई टेंशन दिक्कत
हो तो बताओ, बैलेंस कितना बच रहा है के का? 53,200। चलो ऑनलाइन के चीतों से पूछता हूँ, तो बताओ ऑनलाइन के चीतों आप बताओ, ये ऑफलाइन के तो नकली बैठे हैं, ये तो मेरा चेप रहे 33,800 और एस का 25। चलो ठीक है, तो पहले एक बार यहाँ तक मुझे बताओ भाई, यहाँ तक ओके है? कोई दिक्कत, मन में टेंशन, परेशानी हो? ठीक है जी, सही है। 4th पॉइंट में है वर्कर की लायबिलिटी 8,000 की है, तो बस 10,000 का रिजर्व में से 8,000 लायबिलिटी, तो बचे 2,000। तो पार्टनर्स को हम सिर्फ कितने रुपए देंगे? 2,000। चलो अब बैलेंस शीट भी बनवाओ। के की कैपिटल 53,200, उसके बाद बी की कैपिटल 33,800, शोभा की 25। चलो अब बाकी क्या क्या आइटम लिखे आपने वो बताओ। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड तो एज इट इज़ चेप लेते हैं 8,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी 8,000 और क्रेडिटर्स 10,000 एज इट इज़ लिख लेते हैं। फिर एसेट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग कितने हो गई बढ़कर? 33, मशीन 15, स्टॉक 13,500, डेटर्स मतलब वो माइनस करके 23,500 क्यों? 5500, 4 तो पहले ही था। कैसे? पहले कितना था? सही, तो पहले 20,000 था, फिर 37 और आ गए। ठीक है, तो टोटल 1,38,000। ओके चलो ठीक है, तो सही भेज रहे हैं ऑनलाइन के चीते भी। वैसे तो 1,38,000। तो ये क्वेश्चन वैसे तो एग्ज़ाम में था, PYQ था, लेकिन करवाया इसलिए क्योंकि इससे आपका दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा कि आसान क्वेश्चन था। तो ओके हो गया, तो इसमें कोई टेंशन। चलो अब अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो ही हमारे एग्ज़ाम में आएगा, वो ही सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, वो ही करके आपको दिमाग खराब हो जाएगा। तो बताओ कौन सा है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन से आपका दिमाग खराब हो जाएगा। डिसॉल्यूशन में क्या? पीस मील, राइट। और वो भी कौन सा मेथड? मैक्सिमम लॉस मेथड। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, ठीक है। और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, देखो पहले ही दिखा रहा हूँ। तो एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा आपके, मैक्सिमम लॉस मेथड का। चलो ठीक है, तो बाकी पढ़ लेते हैं। चलो अभी पढ़ने से पहले लेकिन हाँ, वो एंट्री करके दिखा रहा हूँ ऐसी वर्किंग नोट में। जो नया पार्टनर पैसे लाता है, शोभा, तो हम उसकी कैपिटल और गुडविल दोनों को जोड़कर पहले एक एंट्री ये करते हैं, और फिर गुडविल जो होती है वो कैपिटल से काटकर शोभा की किनको दे देते हैं? के और बी। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर ICAI क्या बोलेगा?
कि ये तो 12th का बच्चा है ना। तो आप डायरेक्ट ना करो तो वैसे अच्छा है, तो मतलब इसीलिए ICAI 2 एंट्री करवाता है। बाकी आप डायरेक्ट अगर करना चाह रहे हो तो भी कर तो सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है। उस केस में आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट 37 2S 25 और बाकी 2K 2B। ठीक है कविश भाई, तो यही पूछ रहे थे ना। अब तो वैसे ICAI कहता है कुछ भी कर लो, ठीक है। चलो तो अब मैक्सिमम लॉस का एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। तो अमर अकबर एंथनी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। बाकी ये इनकी लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, उस पर नज़र मार लेते हैं। अमर का लोन है और अमर अकबर एंथनी की कैपिटल हैं और क्रेडिटर्स भी हैं 80,000 के, ठीक है। बाकी इट वॉज एग्री टू रीपे द अमाउंट ड्यू टू पार्टनर एज एंड व्हेन द एसेट्स वर रियलाइज्ड, ठीक है। तो 3 किश्तों में पैसे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले कितने मिले 60, फिर कितने मिले 146, फिर कितने मिले 94, ठीक है। बाकी हमारे गले में कुछ है क्या अभी? कुछ नहीं है। तो फिलहाल हमारा बैंक बैलेंस जो है वो 0 ही है, तो मतलब ठीक है, तो ओके हो गया। चलो तो आइए बनाते हैं सॉल्यूशन, सारा ड्रामा करते हैं। हेडिंग लिखते हैं, एग्ज़ाम में ये हेडिंग भी लिखना, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, है ना। तो इस स्टेटमेंट को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो बताओ कितना बड़ा बनाओगे? बताओ कितनी लाइनों का बनेगा और कितने कॉलम बनेंगे, आपको कैसे पता चलेगा? तो सर हमें क्या पता। हाँ, सारी लाइबिलिटीज़ देखनी पड़ेंगी आपको, कितनी है टोटल। क्वेश्चन में देखो कितनी थी लाइबिलिटीज़, कितने लोग मतलब खड़े हैं लाइन में। सबसे पहले क्रेडिटर, फिर अमर का लोन और फिर तीनों की कैपिटल। 5 लोग लाइन में खड़े हैं, आ जाओ। तो लिख लेते हैं क्रेडिटर, अमर लोन और उसके बाद तो अमर अकबर एंथनी। ठीक है, बाकी कितना बड़ा स्टेटमेंट बनाना है? हाँ, 1 पेज का तो बना ही लेते हैं, बाकी तो क्वेश्चन करते करते पता चलता है। तो भगवान से दुआ करते हैं, हे प्रभु नेगेटिव एडजस्टमेंट्स ख़त्म ही ना हो, आती रहें आती रहें आती रहें। चलो ठीक है, तो बना लेते हैं 1 पेज का, बाकी फिर देख लेंगे कितना होता है। और 1 कॉलम टोटल का, हाँ वो भी बना लेते हैं। टोटल मतलब यहाँ अमाउंट लिखते चलेंगे जो अपने को वैसे चाहिए। ठीक है, चलो बताओ इंग्लिश, अब आप बताओ क्या लिखना है। सीधा मैक्सिमम लॉस। सबसे पहले लिखना है बैलेंस ड्यू, कि भाई किसको कितने रुपए देने हैं। तो क्रेडिटर को कितने देने हैं एक बार देख लेते हैं। 80। अमर के लोन को कितने देने हैं 20। और फिर तीनों की कैपिटल को कितने देने हैं 1,30,000 और 90,000। ठीक है,
तो आपको इस ऑर्डर में इतने रुपए देने हैं। फिर नीचे लिखते हैं फर्स्ट रियलाइजेशन कि सबसे पहले कितने रुपए मिले। बाकी डेट भी लिख देना एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छा सुंदर दिखाने करने के लिए। 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल को हमें मिले 60,000 रुपये। चलो तो बताओ किसको पे करोगे आप? सही, तो लिख लो पेड टू क्रेडिटर्स। तो यहाँ माइनस कर लेते हैं 60। क्रेडिटर को 60 पे कर दिए, बाकियों को कुछ भी पे नहीं करा, तो बैलेंस बच गया क्रेडिटर 20 बच गए, लोन भी 20 बच गया, और तीनों की कैपिटल तो 1,30,000 और 90 बच गई। चलो तो बताओ क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत टेंशन? ओके। अब सेकंड रियलाइजेशन, उसकी डेट लिख लेते हैं 1 मई। अब कितने रुपए मिले? 1,46,000। चलो तो अब आफत हो जाएगी बस। तो 1,46,000 रुपये मिले। तो पहले तो पेड टू क्रेडिटर तो कर ही लेते हैं, 20,000 तो क्रेडिटर को पे कर दो, और फिर 20,000 किसको पे कर दो? अमर के लोन को पे कर दो, है ना। तो यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं, ना मुझे ना आपको। आपको भी चेपने में मज़ा आ रहा है। तो अब आपके पास बस 1,06,000 रुपये बच गए हैं, और अब तीनों पार्टनर्स खड़े हैं लाइन में। चलो तो पहले, लेकिन यहाँ तक लॉजिकली सब समझ आ रहा है क्या हो रहा है? कुछ भी अजीब तो नहीं लग रहा? चलो तो अब आपसे मेहनत करवाई जाएगी। तो अब आपको बस ये फाइंड आउट करना है कि ये बचे हुए जो अब 1,06,000 हैं, दोबारा से देखो, ध्यान से रिवाइज भी कर लो कि ये 1,06,000 अब आप तीनों को कितना दोगे, बस ये निकालना है। तो अब एक बड़ी सी हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन होगी, अगर आपको याद है? हाइपोथेटिक मतलब काल्पनिक कैलकुलेशन करनी है अब बड़ी सी, ताकि हमें यह पता लगे कि 1,06,000 किसको दोगे, अमर को दोगे कि अकबर को दोगे कि एंथनी को दोगे, और किसको कितना दोगे ये निकालना है अब। तो काल्पनिक कैलकुलेशन कैसे करेंगे बताओ? हाँ, तो अब हम इमेजिनरी इनकी तीनों की टोटल कैपिटल जोड़ो, कितनी है? 2,20,000। ठीक है, तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं कि भाई मैक्सिमम लॉस तो अगर आप 1,06,000 है और इन तीनों की कैपिटल कितनी है? 2,20,000, तो कितना आएगा मैक्सिमम लॉस? 1,14,000। तो हम मान लेते हैं अगर आज ही सब कुछ ख़त्म हो जाए पैसा, तो 1,14,000 का लॉस हो जाएगा। तो अब ये तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2। 57, 34, 200, 22, 800। तो अगर आज लॉस तीनों के बीच में बांट देंगे तो फिर ये बटेगा,
अब ये लॉस अगर हम बांट देंगे तीनों में, तो उसके बाद अमर का बैलेंस तो बचेगा 43, अकबर का बैलेंस बच जाएगा -4200 और एंथनी का बैलेंस बच जाएगा 67200। तो पहले यहां तक क्लियर हो गया, याद आ गया? तो अब अकबर का नेगेटिव बैलेंस बच रहा है 4200। तो अगर आपको याद हो, अब हम क्या करेंगे, इस 4200 नेगेटिव को एडजस्ट करवाएंगे। इसको बोलते हैं नेगेटिव एडजस्टमेंट। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव एडजस्टमेंट। तो अकबर में तो मैं पॉजिटिव 4200 लिख रहा हूं ताकि ये तो एडजस्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए। और अब इस 4200 की भरपाई अमर और एंटनी से करवानी है आपको। तो इस 4200 को अमर और एंटनी के कैपिटल के रेशो में भरपाई करवाइए। अब कैपिटल रेशो क्या है अमर और एंटनी का? 10:9। तो 4200 को 10:9 में करवाओ भरपाई। $2210 और 1990। ओके, तो अब रिवाइज्ड बैलेंस निकालते हैं। तो इसका आएगा 40,790 और इसका आएगा 65,210। यही बच रहा है। यही बच रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अब क्योंकि कोई नेगेटिव नहीं है, यही बच गया। तो दैट मीन्स कि आप कितना कैश पे कर रहे हो। तो अब जो वो 1,06,000 थे ना, वो आप किसको किसको पे कर रहे हो? अमर को 40,790 और एंटनी को 65,210। तो ये आंसर ऐसे निकलता है। तो जो बीच में इतनी कैलकुलेशन हुई, ये काल्पनिक सी कैलकुलेशन है। तो अल्टीमेटली तो बस हमको ये निकालना था कि 1,06,000 रुपये किसको पे करेंगे। तो वो हमने निकाल लिया कि 1,06,000 रुपये हम किसको पे कर रहे हैं। देखो, अमर को पे कर रहे हैं 40,790 और एंटनी को पे कर रहे हैं 65,210। बाकी बीच में ये इतनी कैलकुलेशन तो एक काल्पनिक कैलकुलेशन है, जिसको मैक्सिमम लॉस मेथड वैसे नाम दे दिया। ठीक है भाइयों बहनों, तो समझ आ गया खेला। तो यानी कि अगर मैं अब लिखूं बैलेंस ड्यू, तो आपके पास कैश तो बचा 0 और अमर को 40,790 पे करने के बाद कितना बचेगा सिर्फ बैलेंस उसका? 59,210। अकबर को तो कुछ भी पे नहीं करेंगे, तो उसका बैलेंस कितना बच गया? 30,000। और एंटनी को 65,210 पे कर देंगे, तो 24,790। तो बताओ, आप संतुष्ट हो? अजीब तो नहीं लग रहा? तो ओके हो गया। चलो, अब मान लो आपको अजीब लगा भी, आप संतुष्ट नहीं भी हुए, तो डोंट वरी, थर्ड रियलाइजेशन और है, अभी मौका है, अभी एक और आपके पास। तो थर्ड रियलाइजेशन 31 मई। तो थर्ड रियलाइजेशन 31 मई को 94,000 रुपये अब हमें और मिल गए। तो अब वापस से वही हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन करके अब फिर से वही फाइंड करना है कि ये 94,000 अब किसको पे करना है। तो अब अगेन वही ड्रामा करेंगे हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन का। अब दोबारा ये निकालना है कि ये 94,000 आप किसको पे करोगे। चलो, तो करते हैं ड्रामा, आ जाओ। तो पहले तो तीनों को फुल अमाउंट पे करके ये देख लो कि मैक्सिमम लॉस कितना आ रहा है।
20,000। तो 20,000 को 5:3:2 में बांटो। 10,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, तो अगर इनको 10, 6 और 4 लॉस हो रहा है तो क्या बैलेंस बच गया? 24 और 20,790। तो तीनों को ही पॉजिटिव आ गया, तो मज़ा नहीं आया। तो ये तो तीनों का ही पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि तीनों का ही अगर पॉजिटिव आ गया तो मतलब आपको कोई नेगेटिव एडजस्टमेंट नहीं करनी। तो इसका मतलब तो आपको अब सीधा यही पता ही चल गया कि आपने 94,000 किसको पे कर दिया? तीनों को पे कर दिया। तो अमर को पे कर दिया 49,210, अकबर को पे कर दिया 24 और एंटनी को पे कर दिया 20,790। चलो, तो बस क्योंकि और कोई रियलाइजेशन है ही नहीं तो सवाल यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो अब जो भी बचेगा तो उसको अब हम बैलेंस नहीं लिखते, उसको क्या लिख लेंगे? रियलाइजेशन लॉस। तो अब निकाल लो आंसर। तो अमर को 49,210 अगर पे कर दोगे तो बच गया 10,000, अकबर को 24 पे कर दोगे और एंटनी को 20,790 पे कर दोगे तो 4,000। बट समझ आई प्रक्रिया? तो मैक्सिमम लॉस मेथड भी ओके हो गया। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो 10 नंबर का अगर आए तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, गिवन दैट कि आपको आता हो अच्छे से। चलो, तो ओके हो गया जी ये वाला भी। चलो, बहुत बढ़िया। तो बस अब लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो 5 + 5 है। तो लास्ट क्वेश्चन कैसा है? 5 + 5, मतलब इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट भी 5 नंबर का और दूसरा पार्ट भी 5 नंबर का। तो पहले फर्स्ट पार्ट जो है वो आपसे करवाते हैं 5 नंबर का। पढ़ मैं देता हूँ, फिर आपको लगाता हूँ काम पे। राम, लखन एंड भरत आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ऑन 1 अप्रैल देयर फिक्स्ड कैपिटल स्टूड एट, हाँ फिक्स्ड कैपिटल है 150, 75 और 75 respectively. The partnership deed provided that Bharat was entitled to a salary of 15,000 per annum. All the partners were entitled to interest on capital at 5% per annum and profit and loss is to be shared in the ratio of capital. ठीक है जी। The net profit for the year ended 99,000 and for the year ended 31 मार्च 2024 1,35,000, मतलब 2 साल के नेट प्रॉफिट दे रखे हैं आपको। वॉज डिवाइडेड इक्वली, तो गलती हो गई आपसे बहुत भयंकर, विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव एडजस्टमेंट। तो आप ऊपर की बातें भूल गए। तो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। तो आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सोचो बस 5 नंबर में एक जर्नल एंट्री, वाओ। तो 5 नंबर के लिए सिर्फ आपको एक जर्नल एंट्री करनी है। तो पहले अब आप करो, फिर पूछता हूँ आपसे। बट समझ आ गया क्वेश्चन? तो करो फिर। तो एक जर्नल एंट्री पहले आप करके बताओ, फिर देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। पास्ट एडजस्टमेंट, हाँ है ना, पास्ट एडजस्टमेंट। बताओ फिर, जल्दी बताओ। हुआ किसी ने निकाला आंसर? हो गया? क्या आ रही है एंट्री?
बताओ तो, अगर किसी राम अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण और भरत, अच्छा मतलब भरत का कुछ नहीं बच रहा, ठीक है। तो मतलब श्योर, कॉन्फिडेंट, चलो तो आओ करते हैं साथ साथ। तो आपने क्या गलती करी पहले आपको ये समझ आई? आपने 99,000 प्रॉफिट और 1,35,000 का प्रॉफिट इक्वली बांट दिया। तो पहले तीनों पार्टनर से वो वापस छीना आपने, तो कितना कितना छीना? 78 ईच। ओके, वेरी गुड। तो पहला स्टेप तो सही। अब सैलरी देनी थी किसको? भरत को 15,000 पर एनम। तो 2 साल की 30,000 सैलरी दे दी भरत को। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5%। तो 2 साल का 15,000 और 7,500 और 7,500। तो ठीक है भाइयों बहनों, पहले इतना ओके है। तो अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया? 174। चेक करो रिमेनिंग अमाउंट, मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया? यही बच रहा है 174। 234 में से 60,000 गया। तो अब इसको सही रेशियो में बांटना है। इनका सही रेशियो क्या था? कैपिटल रेशियो 2:1:1। ठीक है कृष्णा भाई, देख लो गलत तो नहीं कर रहे सर। तो 87 और 43,500, 43,500। तो क्या नेट इफेक्ट आया? तो राम का तो नेगेटिव 24,000 मतलब डेबिट, 27,000 पॉजिटिव और 3,000 नेगेटिव। ठीक है, तो क्या एंट्री बन गई? तो लखन 24, लखन, अच्छा वो डेबिट था। मतलब ये वाला नेगेटिव डेबिट था, है यही आ रहा था, और वो भी पॉजिटिव है। ओके, तो एल मतलब लखन जो है वो डेबिट आ रहा था, है? और राम भी क्रेडिट और भरत भी क्रेडिट। ठीक है, तो सही है। तो क्लियर है स्टेप? क्या गड़बड़ कर रहे थे आप? बट सारे स्टेप सही समझ आ गए? क्लियर है ये वाला भी? चलो, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था वैसे। तो ये तो ए पार्ट था, तो सही एंट्री होगी लखन करंट अकाउंट डेबिट टू राम करंट अकाउंट टू भरत करंट अकाउंट। चलो लास्ट क्वेश्चन, मतलब बी पार्ट। चलो, तो बी पार्ट जो है ये भी 5 नंबर का है। इसमें आपको क्या फाइंड करनी है? गुडविल।
तो इसमें कोई अकाउंटिंग नहीं करनी, इसमें आपको क्या करना है, गुडविल। चलो तो निकालो, आप भी निकालो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, फिर देखते हैं कौन जल्दी निकालेगा। तो पढ़ते हैं, देखो क्या दे रखी है गुडविल में। द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द प्रीवियस ईयर्स आर, 2020 का प्रॉफिट 10,000, 2021 का लॉस 17,000, 2022 का प्रॉफिट 50,000, 2023 का प्रॉफिट 75,000। तो 4 वर्षों के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 2 लाख, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख की। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इज 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का। द रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर 6,000 पर एनम, प्रोप्राइटर का ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट से रेम्यूनरेशन है 6,000 पर एनम का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ 3 years। चलो तो निकालो, पहले आप निकालो फिर मैं निकालता हूँ, फिर देखेंगे। तो सिर्फ आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो पहले एवरेज प्रॉफिट बताओ 3 साल का क्या आ रहा है। पिछले 3 साल में कौन कौन से जोड़े, 75, फिर 50 और 17,000 का लॉस, है ना। आपको खाली प्रीवियस 3 ईयर लेने हैं। तो प्रीवियस 3 मतलब 2023, 2022 और 2021। तो 2020 मत ले लेना जोश में, ठीक है जोशीले दोस्त। तो सिर्फ आपको 3 साल का ही एवरेज लेना है लास्ट। तो कितना आ रहा है पहले ये बताओ, 36,000। फिर क्या करा, लेकिन रुकना फिर तो पड़ेगा। रेम्यूनरेशन जो है, एक्सपेक्टेड रेम्यूनरेशन 6,000 वो माइनस करो, तो सही रिवाइज्ड एवरेज प्रॉफिट कितना बचा आपका सर, 30,000। हाँ ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, नॉर्मल प्रॉफिट, हाँ वो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो आ गया 20,000, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कितना, 10,000। और गुडविल का फॉर्मूला क्या, सही, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये भी 5 नंबर का कभी भूले बसरे आया था एग्जाम में, बट सही है। तो क्लियर हो गया, तो समझ आए सारे क्वेश्चन अच्छे से। चलो तो क्लियर है ऑनलाइन के चीज। तो आज का पूरा खेल बढ़िया मस्त एकदम, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे जो करे डिस्कस ऑल कॉन्सेप्ट्स। चलो परफेक्ट, ओके बाय बाय।